एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि स्योंग हो का स्विमिंग कंपटीशन था, लेकिन तब उसे देखने के लिए ना उसकी मॉम थी ना उसके डैड थे, क्योंकि दोनों ही अपने काम में बहुत बिजी थे। फिर वो कंपटीशन के लिए पहुंच जाता है तो वहाँ पर रियू को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर उसे चीयर कर रही थी। लेकिन वो तो एम्बेरस हो रहा था कि मेरा नाम ऐसे क्यों ले रही है, पर वो तो चिल्ला रही थी कि अगर तुम जीते नहीं ना तो घर वापस आने के बारे में सोचना भी मत। कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया था और वो पूरे मैच में उसे चीयर ही कर रही थी। फिर अचानक से चिल्लाने की आवाज सुनकर वो उठ जाता है, क्योंकि ये सब बस वो एक सपना देख रहा था। अभी 3 बज रहे थे, रियू मूवी देखते हुए चिल्ला रही थी, तो वो खिड़की के पास जाकर कहता है कि टाइम तो देखो, इस टाइम तुम चिल्ला क्यों रही हो। तो वो अपनी गलती मानने, उसे सॉरी बोलने के बजाय उसे चिढ़ाने लगती है कि मेरा बेबी उठ गया, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाऊं। वो कुछ बोलने लगता है तो उल्टा उससे बहस करके अपनी मूवी देखने लग जाती है। तो वो देखता है कि ये कौन सी मूवी देख रही है, अब ये उसने देख रखी थी। तो कहता है कि जो औरत है ना वो भूत है, और फटाफट से अपनी खिड़की बंद करके सो जाता है। रियू उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने स्पॉइलर क्यों बताया, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, और चिल्लाने लगती है। लेकिन ये तो ईयरबड लगाकर मस्त अपना सो जाता है और फिर से पहुंच जाता है कंपटीशन में, जहाँ पर वो जीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जॉगिंग करके वापस आता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम रात में कब आए थे, मुझे तो पता ही नहीं चला। इतने में उसके डैड भी आ जाते हैं। फिर सब साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारे साथ यहाँ पर रहने के लिए वापस आओगे। वो कहता है कि ये ऑफिस के पास ही है, इसलिए मैं यहाँ आया। तो उसके डैड पूछते हैं कि ऑफिस का सेटअप पूरा हो गया और आर्किटेक्चर भी बिजनेस है, तो ज्यादा लोड मत लेना, साइट पर ध्यान रखना, वर्कर्स को इंजरी हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। मतलब उसे समझा रहे थे कि ये बिजनेस है तो तुम्हें इसमें काफी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी दिख जाता है कि उसके मॉम डैड के बीच में चीजें सही नहीं थी। फिर वो ऑफिस जाता है तो म्योंग बताता है कि एक गुड न्यूज है, हमें एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है। एक क्लाइंट अमीर लोगों के लिए एक आलीशान रिटायरमेंट होम बनाना चाहता है। इससे तो वो बहुत खुश था। तभी स्योंगबो की नजर उस पौधे पर पड़ती है जो रियू ने उसे दिया था। वो कहता है कि ये ड्राई लग रहा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान इस पौधे पर है। तो वो कहता है कि किसी ने हमें इसके साथ श्राप लगाया है कि अगर ये सूख गया तो हमारा बिजनेस भी सूख जाएगा। ये सुनकर तो वो फटाफट से लीना को पानी लाने को बोलता है। तब स्योंगबो अपने स्कूल के जिम को रिनोवेट करने के लिए एक डिजाइन कंपटीशन दिखता है, जहाँ पर वो स्विमिंग करता था, तो अब वो उसे बनाने का सोचता है। फिर हमें रियो को दिखाया जाता है, वो सोकर नीचे आती है तो देखती है कि मॉम डैड तो घर पर नहीं थे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट जा चुके थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए कड़ी बनाई हुई थी। वहाँ दोनों 100 रोल्स बना रहे थे, क्योंकि उन्हें एक टीवी शो से ऑर्डर आया था। तब उसके डैड पूछते हैं कि तुम अब रियो से नाराज नहीं हो। वो कहती है नहीं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के अगेंस्ट जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उनके बच्चे उल्टा उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और वैसे भी रियो ज्यादा देर तक ऐसे बेरोजगार नहीं रह पाएगी, अपनी लाइन में वापस जाएगी। कोई भी ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जबकि वो तो अभी अपने लिए एक बेरोजगार शेड्यूल कोड कर रही थी, जिसमें गेम खेलना, आराम करना, फिर टीवी देखना, फिर सोना, ऐसी चीजें लिखी हुई थी। ये सब हो जाने के बाद वो स्योंगबो को कॉल करती है कि चलो साथ में कॉमिक पढ़ने के लिए चलते हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, जॉब करने वाले दिन में काम करते हैं। तो वो मोयम को बुला लेती है। उसने तो पहले से ही हर तरह की कॉमिक बुक निकाल के रखी हुई थी, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो एडल्ट कॉमिक पढ़नी है। तब रियू कहती है कि यहाँ सब मेरे पड़ोसी हैं, तो जब कोई नहीं होगा ना तब चुपके से वो ले लेना। इतने में स्योंगबो भी आ जाता है। उसे देखकर रियू कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आने वाले। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे कॉमिक चाहिए थी, बस इसीलिए आया। और फिर वहीं से एक कॉमिक उठा लेता है। तो रियू बोलती है कि तुम्हें इस तरह की बुक्स पसंद है, ट्रेजिक लव स्टोरी, सैड एंडिंग वाली। फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो तीनों निकलने लगते हैं। तब रियू कहती है कि अभी भी 2 घंटे का टाइम मेरे पास फ्री है, तो मैं क्या करूंगी, चलो हम कोई गेम्स खेलने चलते हैं। मोयम तो मना कर देती है कि मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी है। स्योंगबो भी कहता है कि मेरा कुछ काम छूटा हुआ है तो मुझे वही पूरा करना है, इसलिए वो दोनों से वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन दिखाए जाते हैं कि स्योंगबो की मॉम, रियू की मॉम सब फ्रेंड्स मिलती हैं और बातें करती है, और फिर अपने पुराने ग्रुप का नाम चेंज करके लेवेंडर रख देती है। इसके बाद जब वो वापस रेस्टोरेंट आती है तो रियू भी वहाँ पर आई हुई थी। उसे भी पता चलता है कि उन्हें एक टीवी शो से 100 रोल्स बनाने का ऑर्डर आया है। वो पहले भी ये खा चुके हैं, उन्हें पसंद आया, इसलिए उन्होंने और ऑर्डर कर दिया। ये सुनकर तो वो उनकी हेल्प करने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम पहले से भगा देती है कि दूर रहो, खाना है तो खा लो लेकिन हेल्प मत करो। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है खाना ऑर्डर करने के लिए, लेकिन वो रियो की स्कूल टीचर निकलती है, मिस यू। रियो उन्हें अपनी मॉम डैड से इंट्रोड्यूस करवाती है। उन्होंने काफी सारा खाना ऑर्डर किया था, तो वो रियो को उसकी हेल्प करने के लिए उनके साथ भेज देते हैं। रियो उनके साथ खाना लेकर स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि अब वो टीचर स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है। वो काफी खुश होती है और फिर वो रियो से कहती है कि तुम भी तो कितनी बड़ी हो गई हो, मुझे पता चला कि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी ग्रिप पे जॉब करती हो, तो हमारे सारे टीचर्स तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत खुश है। लेकिन तुम क्या यहाँ पर वेकेशन पर आई हो? इन सब में तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर स्योंगबो को देखते हैं। वो यहाँ पर स्कूल के जिम डिजाइन कंपटीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आया था। तब मिस यू से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने तुम्हारा नाम लिस्ट में देखा था, मैं चाहती हूँ कि तुम ही ये काम करो। फिर दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों फ्री हो? स्योंगबो कहता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे जिम एरिया देखना है। तो वो रियो से कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें यहाँ स्टूडेंट्स को लेक्चर देना होगा, क्योंकि तुम पुरानी स्टूडेंट रही हो और अब सक्सेसफुल हो गई हो। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और वो भी इसके लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट वो बच्चों से बातें करती है, उनसे क्वेश्चंस पूछने को कहती है। वो उसकी पढ़ाई, उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं कि क्या आपकी फैमिली रिच है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी इसलिए मैं अब्रॉड जा पाई। फिर उसकी जॉब के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। तो एक पूछता है कि क्या आप हमेशा से आपका यही सपना था? वो कहती है कि मुझे नहीं पता।
तब वो पूछते हैं कि फिर आपका सपना क्या था। ये क्वेश्चन सुनकर तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा सपना क्या था। इधर सियोंग वो पुल में आया हुआ था, याद करता है कि वो किस तरह से अपने स्कूल टाइम पर स्विमिंग किया करता था। अब जब वो जा रहा होता है तो रियो को भी निकलते हुए देखता है, पूछता है कि तुमने लंच कर लिया, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर देती है, कहती है कि मुझसे बात मत करो, मुझे शांति चाहिए। वो कहता है कि अगर शांति चाहिए तो मेरे साथ चलो, पर वो मना करती है। तब वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो गुस्सा करने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, कोई एक लड़की को इस तरह से कैसे पकड़ सकता है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम कोई लड़की थोड़ी हो, तुम्हारा तो कोई जेंडर ही नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम मरना चाहते हो क्या, स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में दफन होना चाहते हो। तब वो उसे अपने पीछे आने का कहकर चला जाता है और वो सच में स्कूल के पीछे ही पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने 10 साल पहले एक टाइम कैप्सूल दफनाया था, जिसमें उन्होंने 10 साल बाद पढ़ने के लिए खुद के लिए लेटर्स लिखे थे। लेकिन रियो कहती है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने इसमें क्या लिखा था, शायद अपनी तारीफ ही लिखी होगी, इसलिए रहने दो। वो कहता है कि तुम ही तो तब ये सब चाहती थी और अब दिल से नहीं ढूंढ रही हो ना, इसलिए नहीं मिल रहा है। पर काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तब रियो उससे पूछती है कि जब थोड़ी देर पहले मेरे ग्रुप में जॉब के बारे में बातें हो रही थी तो तुम एकदम चुपचाप क्यों थे, मुझे तो शर्म आ रही थी कि मैंने वहाँ के नाम पर बच्चों को लेक्चर भी दिया। तो वो कहता है कि तुमने सच में वहाँ काम किया है, तुम्हें वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए तुम्हारा बच्चों को लेक्चर देना गलत नहीं है। इतनी देर तक वहाँ पर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो रियो कहती है कि अब मुझे और नहीं करना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। फिर वो चली जाती है। सियोंगो से रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो सुनती नहीं, तो ये भी चला जाता है। लेकिन अब वो कैप्सूल वहाँ पर दिख रहा था। फिर रियो घर आती है तो अपनी मॉम को बॉक्स पैक करते हुए देखती है। वो बताती है कि ये हमारे पड़ोसी की साइड जॉब है, तो मैंने भी उनसे खुद के लिए काम मांगा। वो कहती है कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। तो उसकी नजर अपनी मॉम के हाथ पर पड़ती है, उन्होंने पेन रिलीफ पैच लगाया हुआ था। वो कहती है कि रोज बनाते हुए मेरे हाथ में चोट लग गई थी। ये देखकर वो उनकी हेल्प करने को कहती है, पर उसकी मॉम साफ मना कर देती है कि मेरी पॉकेट मनी है, तो इससे दूर रहो। फिर जब रियो अपने भाई डोंगजिन को जाते हुए देखती है तो उस पर चिल्लाती है कि तुम घर पर थे तो मॉम की हेल्प क्यों नहीं की। लेकिन वो कहता है कि मुझे काम पर जाना है। उसके जाने के बाद मॉम बताती है कि वो जिम जाता है, वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करता है। रियो तो ये सोचने लग जाती है कि हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, बस मैं ही एक फालतू हूँ। और रात में भी वो यही सोच रही थी कि मैं कब तक ऐसे रहूंगी। वहाँ दूसरी तरफ सियोंगो अभी भी ऑफिस में था और वो अपने स्कूल की पूल की फोटोज देख रहा था। म्योंग कहता है कि तुम घर नहीं जा रहे हो क्या, और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कल हमारे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, रिटायरमेंट कम्युनिटी के बारे में सोचो, वो इम्पोर्टेंट है। और हमारा इंटरव्यू आर्टिकल पब्लिश हो गया है, कल पेपर में आ भी जाएगा। लेकिन वो तो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ पूल का काम भी करना चाहता था। अगले दिन वो आर्टिकल भी पब्लिश हो गया था और डैना उसे ही देख रहा था। तब उसकी बॉस उसके पास आती है, कहती है कि आर्टिकल इतना बुरा भी नहीं है। वो कहता है कि कॉम्प्लीमेंट तो लग नहीं रहा है। वो कहती है कि तुम्हारा काम थोड़ा सुस्त रहता है, इसलिए एक्टिव रहा करो। ये कहते ही वो जाने लगता है। तो पूछती है कि क्या तुम अभी से एक्शन में आ गए हो। वो कहता है नहीं तो मैं तो रेस्ट के लिए जा रहा हूँ। फिर हमें मोएम को दिखाया जाता है। उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आता है जहाँ एक बच्चे को दौरे पड़ रहे थे, तो वो उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था। वो सबसे कॉपरेट करने को बोलते हैं लेकिन कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था। बच्चे की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो उन्हें किसी भी कीमत पर जल्दी से यहाँ से निकलना था। तभी एक कार में से एक लड़का निकलता है और सबको जाकर गाड़ी साइड करने को बोलता है और धीरे धीरे वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। इससे वो आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। तब मोएम जाते हुए उसे देखने की कोशिश करती है, पर उसका फेस नहीं देख पाती और वो लड़का डैनो ही था। नेक्स्ट सियोंगो को दिखाया जाता है, उसकी मीटिंग चल रही थी उन्हीं क्लाइंट्स के साथ जो रिटायरमेंट कम्युनिटी बनाना चाहते थे। लेकिन वो फैसिलिटी ऐसी चाहते थे कि कोई भी वहाँ आसानी से ना घुस सके और ना ही उसे देख सके। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बुजुर्ग लोग फ्री में मेट्रो में सफर करते हैं ना, हम वैसा नहीं चाहते। लेकिन सियोंगो को उनकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि मुझे खुद भी मेट्रो बहुत पसंद है, जब मुझे बहुत लंबा सफर करना पड़ता है तो मेट्रो से करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी मुझे इसका मजा मिले। लेकिन अगर आप इसे ऐसे लेवल पर बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर कोई भी ना देख पाए, तो ऐसे में लोगों की गर्दन दर्द हो सकती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो वो क्लाइंट भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बेचारा म्योंग तो बस उसकी बातों को कुछ न कुछ कहकर कवर कर रहा था। लेकिन अब बात आती है डिजाइन की, तो क्लाइंट उसे कुछ डिजाइन दिखाता है, बोलता है कि हमें इस तरह के डिजाइन चाहिए। वो कहता है कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको हमारे काबिलियत पर भरोसा नहीं है और ये तो साफ साफ चोरी है। तो वो कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, एक बार कोर्ट में ये सब चला जाएगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये मामला चलता रहेगा। इस बात पर उनकी बहस हो जाती है और सियोंगो मीटिंग छोड़कर बाहर आ जाता है। कहता है कि मैं ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, मैं किसी भी डिजाइन की कॉपी नहीं कर सकता हूँ। म्योंग से समझाता है कि हम उनका डिजाइन लेंगे, फिर खुद से कुछ और ऐड करके उन्हें ऑफर कर देंगे। लेकिन वो बस मना ही किया जा रहा था। तो म्योंग को भी गुस्सा आ जाता है। कहता है कि अगर तुम ऐसा ही एटीट्यूड रखोगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। उनका बजट भी काफी अच्छा है, हमें पैसे भी तो चाहिए ना, तो हमें इस तरह के काम भी करने होंगे। पर तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो बस वो पुल ही दिखता है। उस सिंपल जिम रिनोवेशन से तो लाख गुना अच्छी डील है। और गुस्से गुस्से में ये कह देता है कि उस पुल की वजह से तुम अपनी पर्सनल फीलिंग बीच में लेकर आ रहे हो, उसने तुम्हें पास्ट की याद दिला दी है। फिर चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या कह दिया। तब सियोंगो भी गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम मोएम को देखते हैं, वो बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाकर अपनी टीम के साथ वापस आ गई थी। तो वो डैनो के बारे में बात कर रहे थे कि वो कौन था जिसने हमारी हेल्प की। मोएम कहती है कि वो मेरा आइडल टाइप है, मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो कोई एक्शन लेते हैं, शांत होते हैं लेकिन जोश से भरे होते हैं। और वो बिल्कुल वैसा ही था। उसने उसका फेस नहीं देखा था, बस ये देखा था कि उसकी टी शर्ट पर लिखा था आई लव यू मडफ्लैट। तो उनसे पूछती कि क्या किसी ने उसकी लाइसेंस प्लेट का नंबर देखा, पर वो ऐसी इमरजेंसी में थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। इतने में उनके पास एक राइस केक की डिलीवरी आती है जो कि डैनो ने भिजवाई थी।
उसमें एक नोट लिखा था कि लास्ट टाइम के लिए तुम्हारा थैंक्स, मैंने कहा था ना कि मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा पैरामेडिक मोएम। वो पहचान जाती है और काफी सरप्राइज होती है कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला। इस बीच रियो किसी से मिलती है जो कि जॉब देने का काम करती थी और असल में उसने ही रियो को कॉल करके यहाँ बुलाया था। वो बताती है कि मैंने सुना कि एक टैलेंटेड लड़की कोरिया में वापस आई है, इसलिए मैंने यहाँ वहाँ पता किया तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। फिर उससे उसकी जॉब छोड़ने और एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है। वो बताती है कि मैंने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से जॉब छोड़ दी थी और फिर 1 साल मैंने कुछ और वजह से छुट्टी ली थी। तब वो लेडी जॉब में पोजीशंस के बारे में बात करने लगती है। वहीं स्योंगहो भी पास से गुजर रहा था तो वो उसे देख लेता है। फिर जब रियो वहाँ से बाहर निकल रही होती है तो वो उसके पास जाता है, कहता है कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। तो वो पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि हम एक ही जगह पर तो रहते हैं, भले ही मुझे पसंद नहीं है, पर तुम ये बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं कॉफी पीने जा रही हूँ, लेकिन वो तो एक पार्क में जाती है, पानी पीती है, फिर वर्कआउट करने लग जाती है। वो पूछता है कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हारे दिमाग में आके चल क्या रहा है और एक्सरसाइज क्यों कर रही हो। रियो बताती है कि मैं अभी एक जॉब रिक्रूटर से मिली, पता नहीं उसे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। उसने मुझे कुछ जॉब ऑफर किए हैं, कंडीशन भी अच्छी है, सैलरी उतनी नहीं है पर ठीक है, और काम भी पहले वाली जॉब की तरह है, तो शायद मैं इसे कर सकती हूँ। वो कहता है तो क्या तुम ये करने वाली हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम पहले जैसा वाला काम नहीं करना चाहती। वो कहती है मैं करना चाहती हूँ या नहीं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, काम तो काम होता है। वो कहता है तुम्हें हो गया क्या है, तुमने तो कहा था कि तुम उस काम से परेशान हो गई हो, खुद को रिबूट करना चाहती हो, तो क्या तुम फिर से अपनी उसी पुरानी लाइफ में जाना चाहती हो। और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, जब भी तुम कुछ करना चाहती हो तो एक्साइटमेंट में तुम्हारी आंखें एकदम चमक जाती हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने को ढूंढो। ऐसे में दोनों की बहस हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे बच्चा समझते हो क्या, ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझे जानते हो, और जरूरी नहीं कि सपने सब सच हो, अमीर लोगों के सपने ही सच होते हैं, फेल होने के बाद भी उन्हें सपने पूरे करने का दोबारा मौका मिलता है। तुम्हें हमेशा से एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिला है, लेकिन मैंने वो सर्दी सही है, ठंडी हवा, बर्फ, बारिश और बहुत कुछ। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है। तो वो कहता है कि मुझे तो याद है, पर शायद तुम भूल गई हो कि मेरी सर्दियां भी वैसी ही थी, और फिर चला जाता है। घर आकर अपने मेडल्स को देख रहा होता है तो यहाँ हमें फ्लैशबैक में 2008 के विंटर टाइम को दिखाया जाता है, जब वो ओलंपिक के लिए खेले जा रहा था। रियो उसे एक टॉवल देती है जिस पर उसने उसका नाम और उसे गोल्ड जीत कर लाने का लिखा हुआ था, लेकिन उसका ये सपना बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब हॉस्पिटल में रियो उसके लिए बहुत ज्यादा रो रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। स्योंगहो को डैड उसे बताते हैं कि तुम चल तो पाओगे, लेकिन एथलीट में करियर नहीं बना सकते। इस बात से तो वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। प्रेजेंट में वो एकदम शांत अपने रूम में बैठा हुआ था। वहीं रियो को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब अगले दिन स्योंगहो अपने ऑफिस जाता है। तब म्योंग और वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम उनकी बहस हो गई थी। तो लीना उसके पास आती है, कहती है कि मुझे पता है कि कल तुम दोनों के बीच में बहस हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही हो, क्योंकि इस तरह से किसी के डिजाइन की चोरी करना तुम्हारी इंसल्ट है, और हम कल को सक्सेस होंगे तो इस तरह के चोरी वाले इशू साथ लेकर नहीं घूम सकते। लेकिन म्योंग भी सही है, मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, अगर हमारी कंपनी अच्छा काम करेगी तो हम और भी एम्प्लॉयज हायर करेंगे। तुम अपने सपने को पूरा करने का सोचते हो, तुम बहुत ही अमेजिंग हो, लेकिन इन सब के लिए हमें कंफर्ट जरूरी होता है, पैसा और सपने दोनों जरूरी है, और इस कंपनी को डेवलप करने के लिए तुम दोनों को साथ में मिलकर काम करना भी जरूरी है। टीना की बातें उसे काफी इफेक्ट करती हैं, तो वो उसे कहता है कि तुम तो काफी अच्छी काउंसलर हो। फिर कॉफी लेकर म्योंग के पास जाता है। कल के लिए उससे माफी मांगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, मैं सेल्फिश बन गया था। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझसे भी तो गलती हो गई थी, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा कि स्विमिंग छोड़ने के बाद तुम्हें कैसा लगा होगा, तो मुझे माफ कर देना। और फिर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ रियो अपने सपने के बारे में सोच रही थी। जब बच्चों ने उससे उसके सपने के बारे में पूछा था तो उसने बताया था कि मेरा कोई सपना नहीं था, लेकिन मैं ऐसी बेटी बनना चाहती थी कि मेरी माँ मुझ पर प्राउड करे, टीचर्स मेरी तारीफ करें और हर कोई मुझे पहचाने। लेकिन अब मुझे अपने लिए बुरा फील होता है क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों की सोचा, कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। वो ये सब सोच रही थी कि तभी उसे एक मैसेज आता है कि जिस जॉब के लिए उससे कल बात हुई थी वो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। फिर हमें मोयम को दिखाया जाता है, वो सोकर उठती है, उसे भूख लगी थी तो उसकी मॉम उसे राइस केक खाने को देती है और बताती है कि हमारा नया पड़ोसी है, उसने ही भिजवाए हैं, और वो पड़ोसी कोई और नहीं डैनो ही था। फिर हम मिस्सियों को देखते हैं। वो शाम के टाइम कबाड़ा फेंकने जा रही थी तो उन्हें पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई मिट्टी में खुदाई कर रहा था और वो रियो भी थी। पहले तो वो उसे देखकर डर जाती है, फिर उसे अंदर लेकर आती है, पूछती है कि तुम वहाँ पर कर क्या रही थी। रियो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको डरा दिया, लेकिन मैं वहाँ पर एक टाइम कैप्सूल ढूंढने गई थी। असल में वो अपना सवाल का जवाब ढूंढने गई थी कि आखिर मेरा सपना क्या था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद मैंने उसमें कुछ लिखा होगा। फिर उन्हें बता देती है कि मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। तब वो कहती है कि तुम हमेशा से अच्छी रही हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र रहती थी, लेकिन टीचर रहते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर हम बच्चों को नहीं भी बताएंगे तो भी वो अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढ सकते हैं। और अगर तुमने जॉब छोड़ दी है तो अपना माइंड चेंज मत करना, बस अपनी चॉइस पर भरोसा रखना। और कहती है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो तुम पूल में चली आना, क्योंकि शायद स्योंगहो वहाँ पर है। तो अब रियो वहाँ पर पहुँच जाती है और स्योंगहो वहीं पर था। उसे टाइम कैप्सूल पहले ही मिल गया था। तो उसके हाथ में लेटर देखकर वो पूछती है कि क्या ये मेरा वाला लेटर है। तो वो भी इसे पढ़कर चिढ़ाने लगता है। इसमें रियो ने ये लिखा था कि ये मैं हूँ, सबसे खूबसूरत लड़की। तो वो उसे पढ़ने को मना करती है, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वो भागते भागते भी पढ़ रहा था और फिर उस लेटर को टाइम कैप्सूल में रखकर पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि रियो स्विमिंग नहीं कर सकती तो यहाँ नहीं आ पाएगी। उसे चिढ़ाने लगता है कि आओ यहाँ आकर ले लो।
फिर कहता है कि तुम्हें पता है स्विमिंग छोड़ने के बाद ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो रियू से कहती है कि मैंने भी तुमसे उस टाइम जो कहा था मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो उसकी बात काट कर कहता है कि तुम्हें याद है स्विमिंग नहीं कर पाने की वजह से मैंने खुद को रूम में बंद कर दिया था। तब हम पास्ट का वही सीन देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद से वो रूम से बाहर नहीं निकल रहा था, तो उसे खुश करने के लिए रियो कॉमिक्स लेकर आई थी, लेकिन उसने उसे भगा दिया था। पर वो फिर भी अंदर आ जाती है क्योंकि उसके पास चाबियां थी, पर वो उन्हें भी छीन कर उसे बाहर निकाल देता है। पर वो भी इतनी आसानी से हार मानने वालों से नहीं थी। खिड़की पर सीढ़ियां लगाकर ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो एकदम से अपने सामने स्योंगहो को देखती है तो गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो अंदर आ जाती है, उसे बहुत कुछ सुनाती है कि तुम यहाँ पर खुद को बंद करके क्या करना चाहते हो, क्या तुम कोई भालू हो जो कि अपनी गुफा में छुपा हुआ है, तुम एक नंबर के लूजर हो। उसे भर भर के गालियां देती है, तो वो भी इस पर भड़क जाता है, कहता है कि तुम मुझे इस तरह गालियां क्यों दे रही हो, मुझे चोट लगी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इस पर वो कहती है कि अब तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्या, पहली बार मैंने तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनी है। वो बस उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रही थी। फिर अपने बैग से एक हथौड़ी निकाल कर कहती है कि अगर अगली बार से दरवाजा लॉक किया ना तो दरवाजा तोड़ दूंगी। प्रेजेंट में वो उससे कहता है कि तुम वही पागल लड़की हो ना, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, इसलिए खुद को छुपाओ मत, ये तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता है। पहली वाली तो बहुत ही एनर्जेटिक थी, फन करती थी, लेकिन तुम तो बहुत बोरिंग हो। वो बस उसे उकसा रहा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो रियो भी पानी में कूद जाती है, लेकिन उसे स्विमिंग करना तो आता ही नहीं था, इसलिए वो डूबने लगती है। तो उसकी हेल्प करता है और रिलैक्स होने को बोलता है। फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाती है तब बताती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं जॉब छोड़ना चाहती थी, रेस्ट करना चाहती थी, नए सपने देखना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं वहीं पर रुकी हुई हूँ, लेकिन सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि बस ऐसा ही मुझे भी तब फील हुआ था जब मैंने स्विमिंग छोड़ी थी। मैं एकदम अकेला था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मैं फ्री होकर स्विमिंग कर सकूँ, पर मैंने सपना देखा और उन्हें पूरा भी किया। तो जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकती हो। वो कहती है कि ठीक है, मैं भी अब कहीं और स्विमिंग करूंगी, यानी कि नए सपने देखूंगी, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम फिर से स्विम कर पाओ तो क्या तुम तब भी आर्किटेक्ट बने रहोगे। वो कहता है हाँ, लेकिन तुम बताओ कि क्या तुम अपनी कंपनी वापस जाना चाहोगी। वो मना करती है। तब पूछता है कि अगर तुम इस टाइम पर वापस चली जाओ जब तुम्हारी सगाई टूटी नहीं थी, तो तब तुम क्या करती। इस सवाल सुनकर तो वो डिसबैलेंस हो जाती है और डूबने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब वो तीनों टाइम कैप्सूल के लिए लेटर्स लिख रहे थे, तब स्योंगहो ने उसमें ये लिखा था कि शायद इतने टाइम बाद तक तो मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता ही दूंगा, यानी कि वो रियो को तब से ही पसंद करता था। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।